फ्रेंड्स, डिफरेंट व्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए एक बिग टारगेट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 1000 प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे एसएससी हुए, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हुआ, डीआरडीओ हुए, इन सभी के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी बिग टारगेट की पहली वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आपकी तैयारी चल रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपसे ये प्रश्न बनते हैं या नहीं। खुद देख सकते हो आप कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे समझ में आएंगे और ज़रूर आप पास होंगे इस परीक्षा में, आने वाली परीक्षाओं में। अब आपकी तैयारी पूरी 100% सिलेक्शन होगा। हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, अगर आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आप जल्दी ही एक सरकारी अधिकारी बनेंगे। हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि ऑफिशियल होंगे आरआरबी की तरफ से, ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के होंगे, और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक्स करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक हमेशा पहुंच सके। और आरआरबी और डीआरडीओ और बैंक और एसएससी से संबंधित जो भी अदर नोटिसेस आते हैं, तो उनकी भी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी है उसका पेपर पार्ट 1 को खोल रखा है। आरआरबी एनटीपीसी के 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है उसको ओपन कर रखा है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारे पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि पहला प्रश्न है, जॉन ने कहा। देखो दोस्तों, इस प्रकार के जो रक्त संबंधी क्वेश्चन जो होते हैं रिलेशन बेस्ड, उसमें हम जो मेल होते हैं उनको हम प्लस से शो करेंगे और जो फीमेल होगी उसे हम माइनस से शो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जॉन ने कहा, तो जॉन का भी फाइंड नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। जॉन ने कहा, शेरोन मेरी दादी जो होती है वो पिता की माँ होती है, ठीक है दोस्तों। तो जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे मतलब मेरे पिता की बेटी है, मतलब कि जो शेरोन जो है वो जॉन की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ज़रूरी नहीं कि यहाँ कोई मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें पता चल गया कि शेरोन जो है जॉन से बहन का संबंध है उससे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है। तो जो सीढ़ी जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है सीढ़ी, और ये लंबी दीवार ये होती है खड़ी, ठीक है, इससे टिकी हुई है। और यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण आएगा दोस्तों। आरआरबी की तरफ से इसमें शो नहीं किया गया है जीरो को, इसलिए हम बताएं दीवार ज़मीन के साथ 60 डिग्री। तो ज़मीन ये है और ये सीढ़ी है, तो ये इसके साथ में बना रहे 60 डिग्री का कोण। और जब चूँकि एक समकोण है तो ये ऊपर 30 होगा और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में 30 की वैल्यू जो लेंगे वो ए लेंगे, 60 की वैल्यू लेंगे √3a, और जो 90 की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 2a, ठीक है दोस्तों। 30 के लिए a, 60 के लिए √3a, 90 के लिए 2a। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें बताया गया है कि दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये दीवार थी और ये सीढ़ी थी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब हमें ये ज्ञात करना है। तो ये तो 60 है, तो ये 30 हुआ, 30 के सामने की वैल्यू हमें फाइंड करनी, मतलब ए निकालना है। तो देखो ये 90 डिग्री, 90 के सामने दीवार है तो ये कितनी है, ये सीढ़ी है तो 20 है। तो 90 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 90 बराबर होता है 2a। तो 90 के सामने की वैल्यू क्या है, 20 बराबर 2a। तो ये 2 से
कड़ी आएगा तो ये बचेगा ए की वैल्यू 10। अपने ए की वैल्यू ही निकालना था ये यहाँ पर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। ट्रिक अच्छी है कि 30 की वैल्यू ए रखो, 60 की वैल्यू √3 ए रखो, 90 की वैल्यू 2 ए रखो, सामने की वैल्यू को पुट करते जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। पारिस्थिति ही जीवों और पर्यावरण के बीच के संबंध को बताता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है, तो बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्मैश। स्मैश जो होता है वो बैडमिंटन की खेल में ओवरहेड हेड शॉट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, मतलब इस टाइप के जो ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किए जाते हैं। और इसे पॉडमॉस के फॉर्मूले के थ्रू करोगे तो एक कभी ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉडमॉस मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे अच्छा लॉजिक यही है कि आप ये मत देखिए कि प्लस का गुणा, इसमें टाइम वेस्ट होगा इसमें, इसलिए डायरेक्ट उसको 35 लिखो, मतलब वैल्यू लिखो, फिर 5 लिखो, पहले संख्या उतारे, फिर 6 लिखो, फिर 7 लिखो। ठीक है, अब डायरेक्ट बस देखो कि माइनस दिया तो डायरेक्ट देखो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, अब जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पर हमें गुणा दिया हुआ है। ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको सोल्व कीजिए। 5 7 35, 7 6 42, 42 और 7 49। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 49। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है आरआरबी इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा छठवां प्रश्न है, यदि 3 संख्याएँ 4 5 7 के अनुपात है, मतलब कि 4x + 5x + 7x बराबर कितना है, उनका योग कितना है 320। अब यहाँ पर 4 और 5 9 और 7 16, 16x बराबर कितना हो जाएगा 320, 16 दूनी 32। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। x की वैल्यू जब 20 आई है तो उसके बाद हम क्या क्वेश्चन पूछा, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 4 और सबसे बड़ी कौन सी है 7। 4 7 11 है और x की वैल्यू कितनी है 20। तो बस मतलब 11 x हो गया तो 11 और गुणित 20, 20 मतलब x की वैल्यू, तो 11 दूनी 22, 220 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, देखो फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया बॉडमॉस के सोल्व करने वाला। इसमें देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 5 7 12 7। तो प्लस का अर्थ यहाँ पर बताया गुणा, गुणा का अर्थ बताया यहाँ पर प्लस। ठीक है, और फिर डिवाइड दिया, तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पर हमें दिया है माइनस। तो यहाँ पर कर लीजिए 15 7 105 + 12 कितना हो जाएगा 117। 17 में से 7 गए तो 110। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही आंसर होगा 110। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा 8वां प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आजकल हम कहीं भी साइबर कैफ़े वगैरह पर या फोटोकॉपी की दुकान पर हम कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाने जाते हैं, सपोज़ हमें एडमिट कार्ड ही अगर प्रिंट करवाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है कि जो पूरा की पूरा पृष्ठ को मतलब वो प्रिंट करता है। ठीक है, कोई अक्षर को प्रिंट नहीं करता है, कोई पंक्ति को नहीं करता, वो पूरे पृष्ठ को ही निकालता है। इसलिए हम एक लॉजिक के तरीके से याद कर सकते हैं कि पूरा पृष्ठ प्रिंट करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मीटर इसकी इकाई होती है, ppm होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न है, लायन। लायन जो है क्या करता है, गरजता है, मतलब लायन की जो बोली होती है वो गरजने की बोली होती है। ठीक है, रोअर होती है। और जो उल्लू होता है, आउल मतलब उल्लू, तो उल्लू भी क्या करेगा, कुछ उसकी बोली होगी तो वो हुट करता है, हुट हुट HOOC हुट करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा 10वां प्रश्न है, क्योंकि हुट भी एक आउल की बोली होती है,
इसका देखिए, ये जो होते हैं ये तर्कसंगत होते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जामिनर की थिंकिंग कुछ और होती है और स्टूडेंट्स की थिंकिंग कुछ और होती है। तो चलिए दोस्तों को इसको शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी भी देखिए आप नेगेटिव पॉइंट को हाँ नहीं बोल सकते, मतलब सही नहीं बोल सकते। या फ्यूचर की कोई बात होने वाली हो तो उसके बारे में भी हम कभी इसमें हाँ नहीं बोल सकते। बस ये है कि जितना क्वेश्चन में दिया है उसी को अगर उसने फॉलो करवाया है तो मतलब वो सही होगा, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो कथन दिया है, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, मतलब कि बड़ा जोखिम लोगे तो बड़ा फल मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है हम देखते हैं। पहला दिया है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई जोखिम नहीं लोगे तो कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में जोखिम लेना चाहिए, जरूरी थोड़ी नहीं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि भाई हर एक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो तर्कसंगत है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों नेगेटिव पॉइंट थे इसलिए हमने दोनों को ना बोल दिया। और देखो आरआरबी ने भी टी ऑप्शन दिया है इसका। ठीक है, और ये सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन है, तो इसमें भी ये भी बहुत ईजी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। कथन दिया है, सभी कलम किताबें हैं। ये अपने पास कलम है, ठीक है, किताबें हैं, सभी कलम किताबें हैं। तो सभी कलम जो है किताबें, मतलब कि सभी कलम जो है वो किसके अंदर आएंगे, किताबें। किताबों को मैं बी से शो करता हूँ, बुक से। ठीक है, और दूसरा दिया है, सभी मेज किताबें। तो सभी किताबें मेज हैं। तो किताब मतलब बुक, सभी बुक्स जो है मेज है। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें दो कंडीशन होती है सभी में, कि जब अगर आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे, तो अंदर से बाहर जाओगे तो जो सभी रहेंगे वो, अगर सभी बोला है तो सही होगा, और जब बाहर से अंदर की ओर आओगे तो सभी बोलेगा तो गलत होगा। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में कुछ की बात करें तो सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी बोल रहा है, क्योंकि ये सभी 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 से फिर बाहर जा रहा है। ठीक है, इसलिए मतलब क्या होगा, सभी सही होंगे, और जब बाहर से अंदर की ओर आएगा तो सभी गलत हो जाएंगे, कुछ दोनों ही कंडीशन में सही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया था सभी कलम जो है वो बुक्स है, सभी बुक्स जो है वो मेज है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कौन सा इसमें सही है, देखते हैं। सभी मेज कलम है, तो देखो मैंने बताया कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो सभी मेज, ये तो सभी जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कुछ मेज कलम है, तो देखो कुछ दोनों कंडीशन में सही होंगे, तो कुछ मेज कलम है तो ये बाहर से अंदर की ओर जाए, कुछ मतलब सही है। तीसरा सभी किताबें कलम है, तो सभी किताबें कलम है, देखो सभी ये रहा, और बाहर से अंदर की ओर जाएगा मतलब किताबें कलम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चौथा कोई भी मेज किताब नहीं है, तो नहीं, कोई भी मेज किताब नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ संबंध है, कुछ तो है। ठीक है, ऐसा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरा सही है, इसलिए आंसर बी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आज का हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, जैसे यूएई दिरहम से संबंधित है, वैसे कोरिया, मतलब यूएई जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो दिरहम है। तो कोरिया की क्या है, तो कोरिया की हो जाएगी ऑप्शन सी, वॉन। तो कोरिया की जो है करेंसी क्या है, वी, वॉन होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज का हमारा 13वां प्रश्न है, इजी प्रश्न है, देखिएगा ज़रा। जैसे ABCD में ए एक फर्स्ट नंबर पर आता है, ठीक है, इसी प्रकार ई जो है 5 नंबर पे आता है। तो इसको आप देख सकते हो कि ई 5 और 1 6 और 20, मतलब कि टी कितने पर आता है 20। तो 20 और 1 21 और 6 26 हो गया, ये सही है। तो यहाँ पर हमें सीट की वैल्यू निकालनी, अरे यार चिल्ला, तो हमें यहाँ पर सीट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सीट की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें हम देख सकते हो EAT यहाँ पर डायरेक्ट दिया, EAT 26 होता है, और एज जो होता है वो 19 नंबर पर आता है ABCD में। तो 26 और 19 मिलाकर के हमारे पास प्राप्त होगा 45। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 45। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 14वां प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, भेद। जो फेट होता है वो स्टेम सेल का प्रकार नहीं होता है। जो स्टेम सेल जो होती है वो शरीर के किसी भी अंग की जो कोशिका होती है उसको विकसित करने की क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, तो भेद इसका सही आंसर होगा, जो कि इसका एक प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल कितनी बिक्री है। तो 14 से 15 के लिए कुल कितनी बिक्री हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए 14 से 15 मतलब इन दोनों के दरमियान दिया गया है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते 5 और 3, 5 और 8 13, 5 और 8 13 के बाद 4 17 और 1 18, 18 की 8 आएगी और हासिल का आएगा 1, तो 4 चौक 16 और 1 17, तो 178 उसकी टोटल वो थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास एक अगला प्रश्न है जिसमें बताया गया फाइनेंशियल ईयर जो 12 से 13 था और 13 से 14 था में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत कितना है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रश्न है। 12 से 13 और 13 से 14 के बीच में हमें वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। तो इसमें किस प्रकार से दिया है, तो 12 से 13 के बीच में जो वैल्यू है वो 5 ये है, 5 4 9 और 9 दूनी 18 और 4 22, हाथ के 2 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। यहाँ पर ये इसकी 112 वैल्यू आ गई। और जो 13 से 14 के बीच में ये 4 वैल्यू है इसको हम सोल्व करेंगे। फिर उसको हम देखेंगे। 6 और 2 8, 8 और 9 17 और 3 20, हाथ के यहाँ पर फिर 2, फिर ये 3 4 12 मतलब 3 चौक 12 और 2 14, तो 140 और 112 इन दोनों का अंतर देखेंगे हम। इन दोनों का अंतर आएगा 28, इन दोनों का 28 जो अंतर आएगा। और जो बढ़ रही मतलब छोटी वैल्यूज़ को लेंगे तो 112 और यहाँ 100 इसलिए लगा है क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 28 को अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये 28 से एक 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 25%। इसकी वैल्यूज़ में बढ़ोतरी हो रही है, ऑप्शन सी 25%, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें इसी प्रकार से एक और प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। 13-14 के लिए हम औसत बिक्री निकालेंगे, ठीक है। तो 13-14 के लिए मतलब ये 13 मतलब 36, अभी अपन ने निकाली थी 140 निकाली थी बस। और ये क्योंकि 4 वैल्यूज़ है 1 2 3 4, इसलिए हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, तो 35 लाख। इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 18वां प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। महान सम्राट जो है अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे और जो है चंद्रगुप्त के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। और इन्होंने संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचलन करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें बहुत सारे लॉजिक्स भी है, परंतु मैं लॉजिक्स ना बताते हुए इसको थोड़ा सोल्व कराऊंगा, इसलिए हम इसको करेंगे। क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए 40 दोनों की वैल्यूज़ हैं। और ए को हमें निकालना है, तो ए को हम बाय ऑप्शन देखेंगे। तो पहला ऑप्शन लेंगे 65, 65 लेंगे तो दोनों के काम में से 65 को घटा देंगे ताकि हम बी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो इसका जब एलसीएम आएगा तो 520 आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों को जब माइनस करोगे 13 में से 8 गए तो 5, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 का 20, 104 बी की जो कार्य करने के दिन आएगा वो 105 दिन लगेंगे बी को, ठीक है दोस्तों। आगे है, अब जो है हम वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि इनकी जो कार्य करने की दर है वो 8:5 आ रही कि नहीं। तो हमने ए की वैल्यू 165 निकाली थी और जो बी की वैल्यू निकाली थी वो 104 निकाली थी, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे तो 520, 65 को 8 बार जाएगा, ठीक है। 104 का 5 बार होगा, ठीक है। 104 को हम डिवाइड करेंगे 520 में तो 5 बार, तो ये कार्य करने की जो दर है वो 8 और 5 आ गई, इसलिए इसका ये सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए 65
दिन ही हो जाएगा। ए जो है 65 दिन में कार्य करता है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो निर्मित की गई विभिन्न जो मस्जिद वगैरह है, मीनार वगैरह है, उसकी एक ट्रिक है जो मैं कुछ ही दिनों में आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि इसके द्वारा बनाई गई जो जितने भी निर्माण की गई चीज़ें हैं उसकी ट्रिक क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। और 21वां प्रश्न है, श्रीलंका जब सिलोन कहा जाता था पहले, उसको किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा, जिस वर्ष हमें आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, उसके एक साल बाद 1948 को श्रीलंका भी आज़ाद हो चुका था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? ए बराबर 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, यदि ऊंचाई आधार बेस मतलब आधार जैसे बेस कहते हैं उससे 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार बेस कितना है? ठीक है, तो आधा हम यहाँ पर ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू दी है अपने को, एरिया जो दिया 30 दिया है, 1/2 इंटू आधार अपन ने कितना मान लिया? 5। ठीक है, और यदि ऊंचाई मतलब जो ऊंचाई जो है वो आधार से कितना 5 मीटर अधिक है, तो जब ये 5 है तो उससे सॉरी ये 7 मीटर यहाँ पर 7 दिया है, 7 मीटर अधिक है तो 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 6 12, 6 5 30, 30 बराबर 30 आ गया, मतलब कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा बेस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी आप इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों कि वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वैज्ञानिक नाम जो होमो सेपियंस है वो किसका नाम है? तो बुद्धिमान आदमी। आजकल जो आदमी होता है वो बुद्धिमान ही होता है, इसलिए हम याद रख सकते हैं कि जो होमो सेपियंस नाम दिया गया है वो बुद्धिमान आदमी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, दी संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहला ऑप्शन देखो या अंत का ऑप्शन देखो, बेहतर होगा। ठीक है, तो इसे हम मान सकते हैं कि हम यहाँ पर डी ऑप्शन को उठाएंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए। और यहाँ पर मैं लॉजिक थोड़ा बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश किया है। अपन इसको 360 मान सकते हैं और ये 80 के लगभग है। ठीक है, तो इसे हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो रहा है? 8 चौक 32, बचेंगे 4, 8 5 40। पहली वैल्यूज तो अपनी ये पुट हो गई। ठीक है, पहली वैल्यू अपनी वो आ गई है। आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम अगली वैल्यू। तो इधर दिया है 52, इसको हम 520 मान लेंगे, और 94 लगभग 100 के दिए हैं, इसलिए हम इसको इसका मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 5.2। फिर अगली वैल्यू दी है 57, 57/97, 57/97 दिया है। 97 किसके करीब है? तो 100 के करीब है, और इसको हम 570 मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5.7 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दिया है 13/21, तो 13/21 को मैं क्या लिख दूँ? 130/20 लिख दूँ, 20 के करीब है लगभग। ये 0 0, ये 2 6 12, ये 6.5 हो जाएगा। तो देखिए ये छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा। वैसे ही ये दिया है, ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा, इस टाइप से दिया है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दक्षिण सूडान है उसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है दक्षिण सूडान। अभी हाल ही में बनाया गया है इसको 193वां सदस्य देश UNO का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम, और ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। यदि स्टूडेंट को NVPF मतलब स्टूडेंट हैं, ये NVPFZPO लिख रहे हैं, तो टीचर को किस प्रकार? तो देखो यहाँ पर ये ऐसा ऊपर जाएगा पहले शब्द में तो +5 करेगा, फिर अगले शब्द में +2 नीचे करेगा, फिर उसी प्रकार से ऊपर +5 करेगा, नीचे +2 करेगा। इस टाइप से हम देख सकते हो। N में +5 करेंगे तो S आएगा, T में +2 करेंगे तो V आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे तो P में +5 करेंगे, ऊपर क्यों जाते हुए तो U आएगा, और इधर D में +2 करेंगे तो F आएगा। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टीचर हैं
ठीक है। टीचर को कैसे लिखेंगे, तो टीचर को बस इतना ध्यान रखिएगा, टीचर को कैसे लिखेंगे, तो क्या जोड़े कि हम 5 कितना 5 क्या जोड़े कि उसमें हमें ओ में अगर हम 5 जोड़ेंगे, ओ 15 पे आता है, 5 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा 20 पर, ठीक है। तो +5 करेंगे, इधर नीचे करेंगे तो +2 करेंगे तो इधर जी आ जाएगा। तो ओ और जी शुरू में किधर मिल रहा है, तो देख सकते हो आप, तो पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है ओ जी, तो बस ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, और आज का हमारा 27वां प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोम जो होती है उसे एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ हमें इसको रीड ही कर सकते हैं, बाद में रीड ओनली मेमोरी सिर्फ रीड कर सकते हैं, और कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 28वां प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, ठीक है। उन संख्याओं का अनुपात 7 और 2 है, ठीक है। तो 7 और 2 मतलब जब ये अंतर दिया है तो ये भी अंतर ही होंगे दोनों में, तो 7 में से 2 गए तो 5x मान लो अपन, 5x बराबर 50 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू जब 10 आई तो क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन सी, एक तो 7x है और दूसरा 2x है, तो बस कुछ नहीं है, x दोनों में कॉमन है तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 100 हो जाएगा, और ये 7 गुणित 2 मतलब 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 1400। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1400 इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न है, यदि हेल्थ को IDBKUG है तो हॉस्पिटल को क्या लिखें, तो देखो ये +1 हो रहा है, एच के बाद आई, फिर इधर से डी के बाद ई आ रहा है, +1 इधर उल्टी की तरफ चल रहा है, उल्टी दिशा में, इसी प्रकार से एच के बाद इधर आई आएगा, और इधर एन के बाद ये आएगा ओ, तो IN किस में दिख रहा है आप देख सकते हो, तो ऑप्शन डी। डायरेक्ट हमें ये टाइम बचाने की एक ही कला होती है कि हम डायरेक्ट पूरा ना सॉल्व करते हो, उससे थोड़ा ही करें और ऑप्शन में हम मैच कर लें, तो आपका टाइम भी यहाँ पर बचेगा और आप अगले प्रश्न पर आसानी से जल्दी जा सकते हैं और अपना एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी यदि आपको किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी हो रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा 30वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखिए बहुत ही दुखद घटना थी जो कि 2019 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, और इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि जो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो जेम्स फोर्ड थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर, इसी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड का ही जो है बदला लेने के लिए उधम सिंह ने ये रेजिनाल्ड डायर की हत्या की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूँकि इसको 100 साल हो गए हैं इस हत्याकांड को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा 31वां प्रश्न है। देखिए CI और SI से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो RRB पूछता ही है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद। देखो अर्धवार्षिक जब बोलते हैं तो अर्धवार्षिक मतलब कि आधा साल, तो आधा साल मतलब कि साल में 2 बार देंगे, ठीक है। तो मतलब कि जब भी ऐसी बात आ जाए ना तो क्या करना है, जो टी होता है मतलब समय होता है उसमें अर्धवार्षिक बोलते हैं, मतलब कि साल में 2 बार देगा, तो 2 बार देगा मतलब 2 दूनी 4, क्योंकि ये 2 वर्ष और ये 2 बार, ये 2 ये और ये 2 दूनी 4, तो इसमें टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के लिए। और जो आर होती है मतलब दर होती है उसमें 20 का, उसमें क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे, जो इधर गुणा करो उसका इसमें डिवाइड कर देना आर में, तो ये कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। तो 4 साल के लिए 10% की वार्षिक दर अब हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि इसकी एक ट्रिक होती है 4 साल का निकालना, इसलिए 4
6 4 1, ये हम याद कर लो, याद रखना इस, और इसका हम फिर इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 80,000 दिया है, इसका 10% निकालोगे तो 8,000 हो जाएगा, फिर 8,000 का 10% निकालोगे तो 800 हो जाएगा, फिर 800 का 10% तो 80 हो जाएगा, फिर 80 का 10% 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए 8 चौक 32, ये 6 8 48, 480, 4,800। ठीक है, 4 8 32, 320 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आखिरी में कितना वैल्यू आ रही है हमारे पास, समय बचाने के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आखिरी की जो वैल्यू है वो 8 आ रही है। ऑप्शन में देख लो कि 8 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में 8 आ रहा है, इसका सही आंसर ये होगा। आप जोड़ने के बाद इसको 80,000, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उसमें 80,000 को जोड़ेंगे तो आंसर यही आएगा 117 128। आखिरी में आपका समय बचाने के लिए यही कीमती समय बचाने का जो होता है, एक जो लॉजिक होता है, जो एक स्मार्ट स्टडी का जो तरीका होता है वो यही होता है कि जो आखिरी में जो ऑप्शन दिया है, जो हमारा सॉल्यूशन आया उसमें आप सही आंसर देखकर मैच करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना, उसी प्रकार जो गुजरात की राजधानी है वो क्या है, तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी ए ऑप्शन गांधीनगर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये आरआरबी की तरफ से गलत दे दिया गया था क्वेश्चन, इसलिए इसका सही आंसर आरआरबी की तरफ से दिया नहीं गया था, और सारे कैंडिडेट्स के लिए इसको इग्नोर कर दिया गया था। छोड़ो दोस्तों इसको और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। तो एक तो पिता है और एक बेटा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र तो छोटा होगा हमेशा और पिता तो बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। तो पिता वर्तमान आयु 10 वर्ष तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो अपने पुत्र से 10 वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो 10 तो गलत हो जाएगा, इतना छोटा तो होगा नहीं पिता। आगे बढ़ते हैं और हमारा ऑप्शन उठाते हैं बी। तो जब वर्तमान उम्र पिता की निकालनी, तो पिता की 36 वर्ष हमने ऑप्शन से ली है, तो 26 वर्ष बड़ा है अपने पुत्र से, तो पुत्र कितना होगा 10 का। अब क्या बोला, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद मतलब ये 39 का होगा, तो ये 13 का होगा। तो 13 3 39, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो रही है। हाँ बिल्कुल, 13 3 39 3 गुना हो रही है, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है माध्यिका के। देखो आरआरबी में अभी लोको पायलट और ग्रुप डी में भी माध्यिका से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमें इसको थोड़ा लॉजिकली करना पड़ेगा, इसमें टाइम को बहुत बचाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सा तरीका, आप सबसे बेहतर होगा कि इसमें पहले ये मत देखिए माध्यिका निकालने के लिए कि हम पहले छोटा अंक लिखें फिर बड़ा लिखें फिर उससे बड़ा, ऐसा नहीं। ऐसे में क्या है कि आपका कोई एक वर्ड भी अगर एक भी शब्द अगर एक भी संख्या छूट गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बस ध्यान रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, लाइन से चलिएगा, सीरीज़ वाइज चलिएगा। जैसे पहले 25 दिया है तो हम पहले 25 को यहाँ लिख देंगे, फिर 23 दिया है यहाँ लिख देंगे, फिर 26 दिया तो इसको आगे लिख देंगे, मतलब आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखेंगे जब भी माध्यिका याद करेंगे। उसके बाद 29 दिया है तो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 31 दिया है तो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 39 तो यहाँ पर 39 लिख देंगे, उसके बाद दिया 11। तो इस टाइप जो करोगे आप तो उसमें कम से कम बहुत ही कम एरर होने की चांसेस रहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 7 अंक दिया है यहाँ पर टोटल, तो आपने भी 7 अंक लिख दिए। और जो माध्यिका होती है वो n+1/2 वाले फार्मूले से ज्ञात की जाती है, परंतु हम इससे ना करते हुए हम n+1/2 कब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो इवन हो या सम हो, तब n+1 लगाएंगे। परंतु यहाँ पर कितनी है 7 अंक है, जो कि एक ओड संख्या है। ठीक है, ओड है तो मतलब सिंपल सी बात है, 3 इधर की संख्याओं को छोड़ दो और 3 इधर की संख्याओं को छोड़ दो तो बच्चे बीच की संख्या, तो यही हमारा आंसर होगा 26। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26, सही आंसर होगा माध्यिका, ऑप्शन बी 26। आगे बढ़ते दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि यह 3%
अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात करें। देखिए ये कुछ नहीं होती, ये सब फालतू की बात है दोस्तों, ये घुमाने के लिए है। एग्जामिनर आपको टाइम वेस्ट कराना चाहता है, ठीक है। इसलिए इसको ना देखते हुए क्या करें कि क्योंकि जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या होता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो साल दर साल समान रूप से बढ़ता है, समान दर पर समान रूप से, ठीक है। तो हम सिंपल PRT लगा देंगे इसमें, PRT अपॉन में 100 बराबर SI। सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे और इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, एक निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए, तो P अपने को ज्ञात करना है क्योंकि इसमें बोला मूलधन ज्ञात करो P, और R कितना दिया है, R 3% दिया है और 6 वर्ष के लिए दिया है बटे 100 बराबर, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर हमें P ज्ञात करना है। R कितना है 3% और साल कितना है 6 वर्ष बटे 100 बराबर 900, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा 300, फिर 6 से करना है 6 5 30, 50 बचेगा और ये 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ऑप्शन डी 5000, ऑप्शन डी 5000 इसका सही आंसर है। सिंपल सा PRT लगा दीजिएगा क्योंकि जो साधारण ब्याज की दर से जो क्वेश्चन होते हैं वो जो आंसर होते हैं, ब्याज जो होता है वो सीधे ही बढ़ते जाता है सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 37वां प्रश्न है। 2/5 प्लस 2/9 बटे 2/5 प्लस 5/9 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका, इधर इसको गुणा कर दो, तिर्यक गुणा इसका इधर कर दो, तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 28, और बटे देख लीजिए ये 9 5 45 इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरे के डिवाइड में फिर ये इधर 9 दूनी 18 और 5 25, 18 और 25 कितना हो जाएगा 43/45, ये 9 5 45, ठीक है। 45 से 45 करें 28/43 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 28/43। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखो आँख के बारे में दिया गया है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता, सही है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता नहीं, बल्कि उससे छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु का आकार होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, और हमारे जो आँख की रेटिना होती है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भिन्न को चुनिए, ठीक है। तो मतलब अलग जो है उसको चुनिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो है साइरस जो है वो तारा होता है, ठीक है। तो मंगल एक ग्रह है, नेपच्यून एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है। तो लुब्धक मतलब जो साइरस वो तारा वो अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आज का हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो है ऑप्शन डी पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, और रेडियम की जो खोज की गई थी वो मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा 41वां प्रश्न है, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा को एकत्रित करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू होराइजन्स। न्यू होराइजन्स जो है उसी के द्वारा प्लूटो की ग्रह प्रणाली का आधारित डेटा एकत्रित करना था। प्लूटो जो कि एक बोना ग्रह है और इस ग्रह की सूचियों से हटा दिया गया है, ये एक वामन ग्रह है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पी कार्य करने में क्यू से दुगना है। तो P/Q। देखिए दोस्तों इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि अगर P अगर 2 दिन में कोई काम कर रहा है और Q अगर 3 दिन में काम कर रहा है, तो इनके जो ये दिनों की संख्या है, ठीक है। और कार्य करने की दर क्या हो जाएगी, जो इनकी क्षमता होगी वो उल्टी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर 22 दिन में काम करें, Q अकेले इस काम को पूरा करने के लिए इतना समय लगेगा, ठीक है। P कार्य करने को Q से दुगना है, तो Q दुगना है तो Q दुगना है तो मतलब Q दुगना है तो दुगना मतलब Q के सामने नहीं आएगा, जबकि 1 आ जाएगा, क्योंकि कार्य करने की दर क्षमता उल्टी हो जाती है, ठीक है। अभी आपको बताया, तो P 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
दोनों एक साथ मिलकर 22 दिन में, दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों एक साथ 1 बराबर 22 दिया है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर मतलब एक मिलकर, ये एक है, एक लॉजिक लगाओ, एक है तो एक के सामने 20 लगा दो, ठीक है। 22 अपन ने कर दिया तो दोनों में, ठीक है। अब क्यू अकेला, जिसके क्यू जो है पी कार्य करने में क्यू से दुगना है तो क्यू जो है आधा है, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 गुणे 22 हो जाएगा तो 66 इसका सही आना है, क्योंकि क्यू जो है कार्य करने की जो क्षमता है क्यू की वो पी से कम है, इसलिए ज़्यादा दिन लेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 66 दिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या यदि संख्या में 27 जोड़े तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। यह दोनों अंकों की संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या हम अपने ऑप्शन बाय ऑप्शन करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो 24 लिए, तो संख्या अपने अंकों का योग की 4 गुनी है, ठीक है। इनके अंकों का योग जो होगा 6 हो जाएगा, तो 6 का 4 गुनी, तो 6 चौक 24 होता है, सही बात है ये तो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इनकन्वीनियंस की वजह से आपको थोड़ा वेट करना, मतलब थोड़ा वो करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी। पहले अपने संख्या ले ली 24 है, अब दोनों के अंकों का योग 6 है, तो ये अपने संख्या का 4 गुना, 6 चौक 24, बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या बोला उसने, यदि संख्या में 27 जोड़े तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाए। तो इसमें अगर 24 में हम 27 को जोड़ेंगे तो कितना, 7 4 11, यह 51, तो ये तो कहीं से कहीं तक 51 7 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो यह ऑप्शन तो अपना गलत हो जाएगा, 24 अपना गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम अगला ऑप्शन लेते हैं, इसमें ऑप्शन डी लेते हैं, ठीक है। हम टाइम वेस्ट ना करते, ऑप्शन डी लेंगे तो क्या होगा, 36 है, तो 36 के दोनों का अंकों का योग हो जाएगा 9 जो है वो अपने अंकों की 4 गुना हो जाएगी, 36 सही है, 9 चौक 36। अब इसमें हम 27 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 13 के 3 हाथ के 1, मतलब कि ये 63, तो 63 जो है वो अपने जो अंकों के योग की 7 गुनी है, 9 7 63, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 63। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी का दवा का लॉन्च जो है किसने किया था, भारत ने किया था। किसने किया था, भारत ने किया था। और भारत की जो है SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, उसी ने इसको बनाया था। और इसका नाम जो है वो क्या था, RMAB मतलब रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोन एंटीबॉडी रखा गया था, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया था, ये भारत में पुणे के द्वारा SII कंपनी द्वारा। जो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से फैलता है रेबीज, और ये जो है विषाणु द्वारा फैलता है, ठीक है, विषाणु द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र। इजी प्रश्न है। NaCl जो है हमारा साधारण नमक जो होता है उसका, मतलब सोडियम, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड किसका है, तो नमक का है रासायनिक सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन कि एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर X से Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर Y से X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल। देखो, जब भी नाव वाले में औसत चाल का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो हमने मान लिया इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो A + B हो जाएगा एक तो, और एक A - B हो जाएगा, क्योंकि आ रहा और जा रहा और धारा की जो गति होती है और विरुद्ध गति भी होती है तो वो प्लस माइनस होती है। इसलिए हम ध्यान रखिए कि औसत गति जब भी पूछे तो हमें ऐसा करना है कि 40 में 10 जोड़ दो, पहले तो जोड़ दो दोनों को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 हो जाएगा, और इसको फिर घटा दो तो 40 में 10 गए तो 30, और गुणित 2 होता है, ठीक है, क्योंकि औसत चल जाने और आने में दोनों में लग रहा समय, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस कर दो, 50 और 30 जो है 80 होता है, ठीक है। तो एक शून्य से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 चौक 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 से काट देंगे तो 2, ये 25 बार जाएगा, 25 गुणित 3 मतलब ये हो जाएगा 75, 75/2 है, तो 2 और 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना है, 37.5, 37.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 37.5 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है x × y × 2 में x + y, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी जो मेज़बानी की थी वो किसने करी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट का ही है।
तो मेज़बानी किसने की थी? जापान ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और जो है इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी बार जीता है। ठीक है, ये जो रग्बी विश्व कप है वो दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने तीसरी बार जीता है। ठीक है, तीसरी बार जीता है। और किसको हराया था? अभी इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो रग्बी जो मैच होता है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हर एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? जो वृद्धि पूछी है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वृद्धि पूछी गई है वो 10% के ऊपर के बाद की पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है क्वेश्चन कि जो क्या बोला है कि पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, खरीद ली, 1200 रुपये में खरीदी, और यदि वह 10% लाभ के बेचने के बाद, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वह 1380 रुपये में बेचता तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य बटे CP कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा बटे में आएगा, क्योंकि जो लाभ और हानि की गणना की जाती है वो क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, और प्रतिशत निकालना इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे SP कितना है? 1380 रुपये में बेच रहा है, मतलब SP कितना है? 1380। ठीक है, माइनस 1200, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 180 इसका अंतर आएगा, 180 इसका अंतर आ जाएगा, और बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी अपने पास? 1200 गुणा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटे हैं, तो इसको हम काटें 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर ये 2 से कटेगा तो 15 बार। अब देखो ये कितना आया? 15%। पहले से कितना था? 10%। तो 10% के बाद 15 मिला है, मतलब कि हमें दोनों का अंतर कितना मिला? 5%। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ने 10% के बाद का पूछा है, तो 10% के बाद 15 आया, मतलब कि कितने का दोनों में अंतर है? तो 5%। तो इसका आंसर आ जाएगा 5%। मतलब कि जो वृद्धि कितनी हुई? पहले 10% थी, अब 15% मिला, मतलब कि 10% में 5% की वृद्धि हो गई। इसका सही आंसर होगा 5% की वृद्धि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। यदि कॉइल 315912 पुलिस को इस टाइप से लिखा जा सकता है तो प्राइस को, देखिए 2 कंडीशन ऑलरेडी दिए रखी है, तो बस तीसरे का भी आंसर इसी में से आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पी पर क्या दिया है? तो पी जो है ABCD में 16 नंबर पर आता है। तो देख लीजिए 16 किस में देख रहा है, तो आप बस समय बचा कर ऑप्शन C लगा दीजिएगा, तो इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा। प्राइस का जो मूल्य होगा, प्राइस का जो वो होगी वैल्यू, वो 1618,935 होगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारे पहला पार्ट था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कीजिएगा हमारे साथ, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।